हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्विज पोर्टल। तो आज की इस वीडियो में हम मगध महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने महाजनपद काल वाले वीडियो में देखा था कि महाजनपद की कुल संख्या 16 थी और उनमें से एक मगध महाजनपद भी था जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो जो मगध महाजनपद था उस पर 7 अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय पर शासन किया था और सारे राजवंशों के जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली और योग्य थे। पहले तो मगध महाजनपद के अंदर केवल बिहार के ही क्षेत्र आते थे, लेकिन धीरे धीरे मगध महाजनपद का विस्तार पूरे भारत में हो गया था। अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों को देखें तो उसके अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो चलो उनके नाम देख लेते हैं। पहले जिस वंश ने मगध महाजनपद पर शासन किया था उसका नाम था हर्यक वंश। फिर हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश ने मगध महाजनपद पर शासन किया और शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने मगध महाजनपद पर शासन किया। नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश और शुंग वंश के बाद आया कर्ण वंश और कर्णों के बाद आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने भी मगध महाजनपद पर शासन किया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि मगध 16 महाजनपदों में से एक था, तो अगर ये 16 महाजनपदों में से उभर कर सामने आया था और इतना समृद्ध शक्तिशाली बना था, तो इसमें कोई तो खास कारण रहा ही होगा ना। तो चलो अब हम देखते हैं कि इसका क्या कारण था। तो जो इसकी भूगोलिक और आर्थिक स्थिति थी ना, उसने इसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलो अब हम इसकी भूगोलिक और आर्थिक स्थिति देखते हैं। तो जो मगध महाजनपद की सीमा थी वो उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। इस प्रकार जो मगध है वो चारों तरफ नदियों और पर्वतों से घिरा हुआ था। तो जो आक्रमणकारी थे उनके लिए यह आसान तो नहीं था कि इनको पार करके इन पर आक्रमण करें, इसलिए जो यहाँ के शासक होते थे उनको बाहरी आक्रमण की कोई भी चिंता नहीं होती थी। और गंगा नदी के कारण मगध में व्यापारिक सुविधाओं में भी वृद्धि हुई थी। नदियों के कारण जो यहाँ की मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जो कि कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई थी। यहाँ पर खनिज संसाधनों की भी उपलब्धता थी, जिनमें से लोहे का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता था। इन लोहे से कृषि के लिए तो औजार बनाए जाते थे और युद्ध के लिए हथियार बनाए जाते थे। तो मगध महाजनपद का शक्तिशाली होने का कारण इसकी भौगोलिक और इसकी आर्थिक स्थिति थी। इसकी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति ने ही इसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज की इस वीडियो में हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हर्यक वंश था, इसके 4 राजाओं ने मगध पर शासन किया था। मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजा बिंबिसार था और इसने हर्यक वंश की स्थापना भी की थी। तो हर्यक वंश के कुल 4 राजाओं ने मगध पर शासन किया था। तो चलो अब हम उनके नाम देख लेते हैं। पहला तो बिंबिसार था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। फिर बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयन ने मगध पर शासन किया और उदयन के बाद उसके पुत्र नागदशक ने मगध पर शासन किया। इस प्रकार बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि मगध का सबसे पहला जो शासक था वो बिंबिसार था और हर्यक वंश की स्थापना भी बिंबिसार ने ही की थी। तो फ्रेंड्स, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। तो पहले तो इसने अपनी राजधानी ग्रीबर्स को बनाई थी, पर बाद में इसने अपनी राजधानी ग्रीबर्स से बदलकर राजगिरी को बना ली थी। तो फ्रेंड्स, जो बिंबिसार था उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। कौन कौन सी नीतियां थी? पहली तो विजय थी, दूसरी विवाह थी और तीसरी मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति थी। वो क्या करता था, जैसे कोई छोटा मोटा राज्य होता था तो वो उनसे युद्ध करता था और उनके राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता था। और दूसरी नीति थी विवाह की नीति। तो वो क्या करता था, राजा के राजकुमारियों से विवाह करता था और दहेज में जो उसे राज्य मिलता था उसे अपने राज्य में मिला लेता था। तीसरी नीति मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति थी। वो राजा की सहायता करता था और फिर उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बना लेता था।
बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए साम्राज्य से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कि कौन से राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार दहेज के रूप में लिए गए साम्राज्य से किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। बिंबिसार ने प्रथम विवाह कोशला राज की पुत्री महाकोशला देवी से किया था। इस विवाह में उसे दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। दूसरा विवाह उसने चेलना से किया था, यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह उन्होंने छेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। इस प्रकार इसने विवाह की नीति को अपनाकर दहेज के रूप में लिए गए साम्राज्य से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त से युद्ध किया। इस युद्ध में बिंबिसार जीत गया था और ब्रह्मदत्त हार गया था। तो इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया था और अंग का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया था। बिंबिसार के समय जो अवंती के राजा प्रदोत थे उनको पांडु रोग हो गया था, तो उनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जीवक के इलाज से प्रदोत स्वस्थ हो गया था। बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए उसने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए नियुक्त किया था। और बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की भी अनुमति दी थी। महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर ही अजातशत्रु ने राजगद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की थी। तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध का शासक बना। और वो कब से कब तक मगध का शासक रहा, तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया। इसे पितृहंता भी कहते हैं। इसे पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। इसका एक अन्य नाम कुणिक भी है। तो हमने धार्मिक आंदोलन वाली वीडियो में देखा था कि बौद्ध धर्म की पहली जो संगति हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो धार्मिक आंदोलन वाली वीडियो में हमने त्रिपिटक के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक था। तो जो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ था वो बौद्ध की पहली संगति अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। अजातशत्रु के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण था। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके वैशाली के साम्राज्य को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु के काल में भी मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था। इसने वैशाली के युद्ध में 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, रथमूसल तथा महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक का मीनिंग तो अपने नाम से ही क्लियर हो रहा है। महाशिलाकंटक एक बड़े आकार का यंत्र होता था, इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। और रथमूसल क्या होता था, ये एक रथ होता था जिसके किनारे किनारे पर चाकू और पैने लगे होते थे, जो कि जो रथ चलाता था उसके लिए सुरक्षित स्थान होता था, जहां बैठकर वह रथ को जलाकर शत्रुओं पर हमला करता था। अजातशत्रु की तरह उसके पुत्र उदयन ने भी राजगद्दी के लिए अजातशत्रु की हत्या की थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन ने 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसने भी अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और अपनी राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था तथा उसकी हत्या उसके ही सेनापति शिशुनाग ने की थी। यहाँ से हर्यक वंश का अंत हो जाता है और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश के शासकों के नाम जिन्होंने मगध पर शासन किया था, तो पहला था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद उसके पुत्र कालाशोक ने मगध पर शासन किया और कालाशोक के बाद उसके पुत्र नंदीवर्मन ने मगध पर शासन किया। मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग इस वंश का प्रथम शासक था और शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 395 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था और फिर उसके बाद उसका पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का दूसरा शासक बना। इसने 395 ईसा पूर्व से 377 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। ये हमने धार्मिक आंदोलन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। शिशुनाग वंश का तीसरा शासक जिसने मगध पर शासन किया वो था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था।
नंदीवर्मन ने 349 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसकी हत्या महापद्मानंद ने की थी। तो इसके बाद एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश के 2 शासकों ने मगध पर शासन किया था। पहला था महापद्मानंद जिसने नंद वंश की स्थापना की थी और दूसरा उसका पुत्र धनानंद। और धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। तो नंद वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। तो पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है जो महापद्मानंद थे वो जाति से शूद्र थे। महापद्मानंद इस वंश का सबसे महान शासक था जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया था। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि जो महापद्मानंद था उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का भी निर्माण करवाया था। महापद्मानंद को इतिहासकारों द्वारा एकराट, भार्गव, पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, सर्व क्षत्रिय हंता की उपाधि दी जाती है। महापद्मानंद के बाद उसका पुत्र धनानंद नंदवंश का शासक बना और धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। जो धनानंद था ये बहुत क्रूर शासक था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके अपने राज से बाहर निकाल दिया था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। तो जिस समय धनानंद का शासन था उसी समय सिकंदर का भी शासन था। सिकंदर मेसोडोनिया का शासक था। इसी के समय में मेसोडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। जब इस बात का चाणक्य को पता चला कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है तो उसने धनानंद के पास जाकर उसे बताया, लेकिन धनानंद ने उसे फिर से अपमानित करके उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। तो इस समय चाणक्य ने कहा कि जब तक मैं इस नंदवंश को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। और बाद में चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। तो चलो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न है, वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की थी? तो वो राजा था बिंबिसार। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मैसोडोनिया का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक की स्थापना की थी? तो उदयन ने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में शासक के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में वंश के नाम दिए हुए हैं। तो जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का शासक था और कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और जो महापद्मानंद था वो नंद वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।